तो बेसिकली आज हमारा लेक्चर जो है दैट इज रिलेटेड टू एंटीबॉडीज। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पढ़ेंगे एंटीबॉडीज के बारे में। देन हम लोग पढ़ेंगे कि एंटीबॉडीज की क्या क्या टाइप्स होती हैं, उनकी क्या क्या खसूसियात होती हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। और देन हम लोग इन द एंड पढ़ेंगे कि इन एंटीबॉडीज का हमारे ब्लड बैंकिंग का जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, सब्जेक्ट अपना, तो उसके साथ क्या ताल्लुक है। तो उसको एसोसिएट करेंगे एंटीबॉडीज को ब्लड बैंकिंग के साथ। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम एंटीबॉडीज। आप में से किसी को कुछ आइडिया है कि एंटीबॉडीज क्या होती हैं? एनीवन? एंटीबॉडी यानी कि जो कि उसके किसी कोई भी ऐसी बॉडी होगी, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट हो गया, उसके खिलाफ होती है वो। ठीक है, तो एंटीबॉडी क्या होगी? यानी कि कोई उसके खिलाफ काम कर रही होती है, ऐसी चीज होती है जो कि किसी और चीज के खिलाफ काम कर रही होती है। तो इस वजह से क्या होती है? एंटीबॉडी होती है। तो एंटीबॉडीज क्या हैं? बेसिकली दे आर द प्रोटीन्स। ठीक है, एंटीबॉडीज क्या है? बेसिकली दे आर द प्रोटीन्स। अब ये किस तरह की प्रोटीन्स हैं, किस तरह से ये डिस्कवर हुई, ये सारा कुछ पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो एंटीबॉडीज जो हैं वो हमारे पास ग्लोबुलिन प्रोटीन्स होती हैं। आप लोगों ने जब प्रोटीन्स की टाइप्स पढ़ी होंगी तो आपने देखा होगा कि हमारे पास क्या होता है, एंटीबॉडीज की सॉरी प्रोटीन्स की टाइप्स होती हैं। तो उनमें से एक प्रोटीन की टाइप क्या होती है? ग्लोबुलिन। ठीक है, अल्फा प्रोटीन होती है, बीटा प्रोटीन होती है, और और हमारे पास ग्लोबुलिन वाली जो आ जाती हैं। इस तरह स्ट्रक्चर्स होती हैं। ठीक है, तो ये ग्लोबुलिन प्रोटीन्स में आती हैं। सॉरी, इनका स्ट्रक्चर जो होता है ना, वो आई थिंक सो कौन से वाला होता है? ग्लोबुलर स्ट्रक्चर कोई प्रोटीन्स का होता है? एनीवन हियर? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स पढ़े हुए हैं ना आपने प्रोटीन्स के? बच्चों, आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स ये तो आपने पढ़े होंगे ना। तो आप लोगों ने उसमें से मुझे देख के बताना है कि जो एंटीबॉडीज होती हैं वो किस वाले स्ट्रक्चर्स में बैठ रही होती हैं। ठीक है, वो उनका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो ये ग्लोबुलिन प्रोटीन्स होती है, इम्यूनोग्लोबुलिन यानी कि वो ग्लोबुलिन प्रोटीन जो कि इम्यून सिस्टम के साथ एसोसिएटेड होती है। सीरम में, टिश्यूज में, फ्लूइड्स में ये मौजूद होती हैं। अब ये क्या होती हैं? ये स्पेसिफिकली हम लोगों ने उस दिन भी बात की थी कि वो एंटीजन जिसके अगेंस्ट हमारा इम्यून सिस्टम रिएक्ट करेगा, वो उस एंटीजन के अगेंस्ट प्रोटीन्स बनाएगा जिन्हें हम एंटीबॉडीज कहते हैं। और ये हम लोगों ने इनकी स्पेसिफिसिटी को लेके उस दिन भी बात की थी कि जो स्पेसिफिक कोई भी एंटीबॉडी होगी वो उस एंटीजन के साथ बाइंड करेगी जिस एंटीजन की वजह से वो बनी है। इज दैट क्लियर? ये रही जो मैं आपको यस कह रही मैम। थी, अल्फा। अच्छा, ग्लोबुलिन प्रोटीन जो है हमारे पास, दे आर थ्री टाइप्स ऑफ ग्लोबुलिन प्रोटीन्स, अल्फा, बीटा और गैमा। और हमारे पास जो गैमा ग्लोबुलिन है ना, दे आर बेसिकली द इम्यूनोग्लोबुलिन। ठीक है, ये ग्लोबुलिन प्रोटीन्स है, तो ये गैमा ग्लोबुलिन प्रोटीन्स है हमारे पास बेसिकली। ठीक है, और इन्हें आप इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इम्यून सिस्टम के साथ एसोसिएटेड है। अच्छा, थोड़ा सा इनकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, हिस्ट्री ऐसा चीज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इन दो पर्सन ने मिलकर किया था और उन लोगों ने बोला था 1890 में कि एंटीबॉडीज जैसी कोई एक चीज एग्जिस्ट करती है। टिजोनी और कैटानी आगे 1891 में उन लोगों ने इन्हें ये जो हमारे पास एंटीबॉडीज हैं, उन्होंने बोला कि इनको हम एंटीटॉक्सिन्स कहते हैं। अननोन सब्सटेंसेस होते हैं जो कि सीरम के अंदर प्रोटीन मौजूद होते हैं, जो ये लोग, इन लोगों ने इसको इस तरह से डिफाइन किया। देन उसके बाद पॉल आ गए, ठीक है, जूल्स आ गया। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि ये प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स जो है वो किसी भी सेल के अगेंस्ट क्या करती हैं, ये जनरेट करवा रही होती हैं। ठीक है, ये क्या करवा रही होती है? जनरेट करवा रही होती है। ऑब्वियसली हमें अब पता है कि ये प्रोटेक्टिव ही रिस्पॉन्स क्रिएट करवाती हैं। कोई भी एंटीजन जो कि बॉडी को फॉरेन है या फिर बॉडी को ऐसे लग रहा होता है कि वो मेरा अपना नहीं है, तो उसके अगेंस्ट बॉडी एंटीबॉडीज बना रही होती है। तो देन ये क्या कर रही होती है? बॉडी को प्रोटेक्ट कर रही होती है फ्रॉम दैट एंटीजन, उसके इफेक्ट्स के। अब फर्दर आया है 1939 में, कैपेट वगैरह आ गए। इन्होंने कहा कि एंटीबॉडीज के जो इन लोगों ने फर्स्ट अटेम्प्ट की, जो कि इनकी अकम्प्लिश हो गई, और उसमें इन लोगों ने एंटीबॉडी के मॉलिक्यूल्स को डिस्कवर कर लिया।
और 1959 में बेसिक स्ट्रक्चर इनका सामने आ गया। अब एंटीबॉडी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है? अब हम लोगों ने इसके बारे में उस दिन बात की थी। प्रोटेक्शन होता है बच्चों। उस दिन हम लोगों ने बात नहीं की थी कि एंटीबॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है? बॉडी को प्रोटेक्ट करना। प्रोटेक्ट करना किससे? फॉरेन इन पार्टिकल्स। फॉरेन, ठीक है, किसी भी पैथोजन से जिससे बॉडी को लगे, मोस्ट ऑफ द टाइम जिससे बॉडी को लगे कि उसे हार्म होगा। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वो हमारे पास क्या होता है? हमारा आउटर सरफेस या फिर आउटर एनवायरनमेंट से कोई ना कोई एंटीजन या फिर पैथोजन हो सकता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारे पास एंटीबॉडीज होती हैं वो बन रही होती हैं पैथोजन के अगेंस्ट, बैक्टीरिया के अगेंस्ट, वायरसेस के अगेंस्ट, पैरासाइट के अगेंस्ट, और कोई भी हो सकता है हमारे पास, ठीक है, पैथोजन जिसके अगेंस्ट ये बन रही होती हैं। अब ये बेसिकली करती क्या है कि ये उस पैथोजन को या तो बॉडी के अंदर क्या होता है कि सरफेस को अपना अटैच नहीं होने देती, मिकोजल सरफेस के ऊपर जब वो अटैच ही नहीं होगा तो वो फर्दर आगे मूव ही नहीं कर पाता। उस दिन हम लोगों ने एक बात कही थी न्यूट्रलाइजेशन की, यानी कि जो उसका टॉक्सिक इफेक्ट होता है तो ये उसको क्या कर रही होती है? न्यूट्रलाइज कर रही होती हैं। या फिर ये क्या करवा रही होती हैं? ऑप्सोनाइजेशन करवा रही होती हैं, या फिर फेगोसाइटोसिस की तरफ लेके जा रही होती हैं। ये सारी चीजों के बारे में हम लोग उस दिन काफी अच्छे से पढ़ चुके थे। और ये कॉम्प्लीमेंट को एक्टिवेट करवा के भी क्या करेंगी? उस माइक्रोब को या जो भी हमारे पास फॉरेन पार्टिकल या एंटीजन आ चुका है बॉडी के अंदर, उसको बॉडी से इरेडिकेट करवा रही होती है। तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में 1964 में इम्यूनोग्लोबुलिन जो टर्म थी ना, एंटीबॉडीज के लिए यूज की। अब एंटीबॉडीज जो है वो इम्यूनोग्लोबुलिन में सिर्फ क्या होता है कि एंटीबॉडीज ही नहीं आ रही होती, उसके अंदर बाकी और भी तरह की प्रोटीन्स आ रही होती हैं। माइलोमा की प्रोटीन्स होती हैं, मैक्रोग्लोबुलिन्स होता है, क्रायोग्लोबुलिन्स होता है, लेकिन अभी हम लोगों का कंसर्न किससे है? एंटीबॉडीज से। इम्यूनोग्लोबुलिन में जो हमारे पास एंटीबॉडीज आ रही होती है, हमारा कंसर्न उसके साथ है। और ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स के बारे में हम लोगों ने स्टार्ट में भी पढ़ लिया कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स हमारे पास वो प्रोटीन है जो कि बेसिकली एसोसिएटेड है विद द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द बॉडी। इम्यूनोग्लोबुलिन बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ एसोसिएटेड है। इज दैट ट्रू? आमना, आसिफ, आयशा, सलीम। नो मैम। देन किसके साथ एसोसिएटेड है ये? इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम के साथ, ठीक है, ये हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम के साथ एसोसिएटेड है। और अब इम्यून सिस्टम के साथ रिलेटेड है तो इसका मतलब क्या होगा कि ये हमारे बॉडी के डिफेंस सिस्टम में अपना किरदार अदा कर रही होती है। अब इम्यूनोग्लोबुलिन का या फिर हम लोग एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर देखें तो हम लोगों को किस तरह का दिखता है? अब इसके स्ट्रक्चर से हम लोग ये चीज देखेंगे कि ये किस तरह से काम कर रही होती है। अब यहाँ देखें तो आपको कुछ चेन्स नजर आ रही हैं। ये एक छोटी चेन है, ये एक बड़ी चेन है, ये एक छोटी चेन है, ये एक बड़ी चेन है। इस तरह करके दो सेट हमारे पास छोटी चेन्स के हैं और दो सेट ही हमारे पास क्या है? बड़ी चेन के हैं। जो छोटी चेन है वो लाइटर लाइटर होती है, इस वजह से उसे कहते हैं लाइट चेन। जो बड़ी चेन है वो हैवी होती है, उसकी वजह से उसे कहते हैं हैवी चेन। उसका साइज ज्यादा होता है, उसका वेट ज्यादा होता है। इसे हम लाइट चेन कहते हैं, इसे हम हैवी चेन कहते हैं। अब ये जो आपको ब्लू पार्ट नजर आ रहे हैं इन दोनों चेन्स के, ये वाला जो रीजन होता है ये मोस्ट ऑफ द टाइम बिल्कुल सेम रहता है इन ऑल ऑफ द टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स। अब टाइप कौन कौन सी है वो हम लोग आगे फर्दर देखते हैं। अब ये जो पार्ट है ये सेम रह रहा है, लेकिन ये जो पार्ट है इतना, ये हमारे पास वेरिएबल पोर्शन है। और ये क्या हो रहा होता है? ये चेंज हो रहा है फ्रॉम वन एंटीबॉडी टू, सॉरी, एक एंटीबॉडी में लेट्स सपोज एक एंटीबॉडी जो है वो एक एंटीजन के साथ बाइंड कर रही है, दूसरी एंटीबॉडी दूसरे एंटीजन के साथ बाइंड कर रही है। तो हम लोगों ने उस दिन बात कही थी ना, अगर लेट्स सपोज एक बैक्टीरिया बॉडी में एक तरह का आया और एक वायरस आया है, तो कुछ एंटीबॉडीज बनेगी अगेंस्ट द वायरस और जो कुछ बनेगी अगेंस्ट द बैक्टीरिया। तो जो वायरस के साथ अटैच हो रही है एंटीबॉडीज वो बैक्टीरिया के साथ अटैच नहीं होगी, एंड वाइस वर्सा। तो ये स्पेसिफिसिटी किस तरह से आ रही होती है?
बच्चे इंटरनेट का इश्यू बहुत ज्यादा है, इस तरह से, इस वजह से ऐसा हो रहा है। अच्छा, ये स्पेसिफिसिटी किस वजह से हो रही होती है बेसिकली? अभी मैंने पूछा है कि अगर एक एंटीजन के अगेंस्ट एक एंटीबॉडी बनी है तो वो दूसरी एंटीजन के अगेंस्ट नहीं होगी। वाई सो? ऐसा क्या पोर्शन है जो कि इसको इस तरह की स्पेसिफिसिटी प्रोवाइड कर रहा है? वो इसका वेरिएबल पोर्शन है, वो इसका ये वेरिएबल पोर्शन है जहां से ये क्या कर रही है, जहां से ये अटैच हो रही है विद द एंटीजन। अब अपने इस पोर्शन की मदद से इट इज गेटिंग अटैच विद द एंटीजन। तो हर एक एंटीजन मुख्तलिफ है, तो एंटीबॉडी भी मुख्तलिफ होगी। अब एंटीबॉडी में कौन से वाला पोर्शन है, वो इसका वेरिएबल पोर्शन है जो कि इसको स्पेसिफिसिटी बेसिकली प्रोवाइड कर रहा है। अभी तक समझ किसी को ना आई हो? एनी इशू? वॉइस क्लियर है मेरी? ऑब्वियसली बच्चे, हैवी चेन और लाइट चेन में फर्क ये है कि लाइट चेन छोटी होती है और हैवी चेन बड़ी होती है। दोनों के साइज में, दोनों के वेट में डिफरेंस होता है। ठीक है, जिसकी बिना पे ऑब्वियसली हम लोग इसको लाइट और हैवी कह रहे हैं। देन फर्दर मूव करते हैं इसके, और फर्दर मूव करते हैं इसके स्ट्रक्चर्स को मजीद अच्छे तरीके से देखते हैं। अच्छा, एक चीज रह गई है पीछे, वो ये थी कि इन दोनों चेन्स को आपस में भी तो बाइंड करना है। इन दोनों चेन्स को आपस में बाइंड कौन कर रहा होता है? डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। ठीक है, ये एमसीक्यू पॉइंट है कि इन दोनों चेन्स को, लाइट और हैवी चेन्स, आपस में कैसे अटैच हो रही होती है? विद द हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। अब ये क्या होता है कि एंटीजन जो है उसने बाइंड तो करना है विद एंटीबॉडी। अब ये एंटीबॉडीज की आर्म्स है, ठीक है। अब इन आर्म्स के साथ आके इस एंटीजन ये अटैच होना है। और अब हम लोगों ने उस दिन बात की थी कि एंटीजन के ऊपर पैराटोप होता है और एंटीबॉडी के ऊपर एपिटोप होता है। याद है आपको? सॉरी, एंटीबॉडी के ऊपर क्या है? पैराटोप है। और एंटीजन के ऊपर क्या है? एपिटोप है। इन दोनों की मदद से ये एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में बाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा कि एंटीजन और एंटीबॉडी अपने पैराटोप और एपिटोप की मदद से आपस में बाइंड करेंगे। और बाइंडिंग कहाँ पे हो रही होती है? वेरिएबल रीजन पे। अब ये लाइट चेन है और ये आपको बड़े वाली जो ब्लैक में, डार्क ब्लैक नजर आ रही है, वो क्या है? वो हैवी चेन है। अब ये चेन्स आपस में किस तरह से अटैच है? डाइसल्फाइड बॉन्ड्स की मदद से। अब ये जो हमारे पास ऊपर वाला पोर्शन है जो कि इतना वी शेप में आ रहा है, इसे हम कहते हैं फैब। ठीक है, ये जो फ्रेगमेंट है, जब हम इसको तोड़ते हैं, आधा आधा करते हैं, तो ये इस तरह से आधी होती है। तो ये जो एंटीबॉडी के साथ बाइंड होने वाला फ्रेगमेंट है, यहाँ पे सॉरी, एंटीजन के साथ बाइंड हो रहा है ये वाला, एंटीजन बाइंडिंग साइट है, ठीक है। इसे हम कहते हैं फैब फ्रेगमेंट, एंटीजन बाइंडिंग फ्रेगमेंट। ठीक है, इतना जो हमारे पास है उसे हम ये कहते हैं। और जो नीचे वाला पोर्शन है उसे हम कहते हैं एफसी फ्रेगमेंट, क्रिस्टलाइजेशन फ्रेगमेंट। ठीक है, ये ऐसा इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, लेकिन आप इतनी याद रखें। अब हैवी चेन, इसका जो वेरिएबल पोर्शन था उसमें स्पेसिफिसिटी आई, उसने एक एंटीजन जो था उसके साथ उसने वो बाइंड किया। इज दैट क्लियर? अब यहां से आपको एक बात नजर आ रही होगी कि एक एंटीजन, सॉरी, एक एंटीबॉडी एट अ टाइम 5 एंटीजन के साथ अटैच हो रही है, क्योंकि इसके पास 2 इसकी आर्म्स हैं। ऐसा ही है? ऐसा है? दो के साथ। 2 के साथ अटैच हो रही है भाई। अगर एक एंटीबॉडी के हमारे पास हमारे पास एंटीजन बाइंडिंग साइट है, ठीक है, तो वो 2 एंटीजन को एट अ टाइम बाइंड करेगी। अब लेट्स सपोज इसका सेम एंटीजन यहाँ पे भी मौजूद है, तो इस एंटीजन के साथ यहाँ पे एक और आर्म अटैच हो जाएगी किसी और एंटीबॉडी की। ठीक है, हम लोगों ने उस दिन एग्लूटिनेशन के बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लिया था। तो ये इस तरह से होता है। अब ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये वी शेप भी हो सकता है, ठीक है, और सॉरी, टी शेप भी हो सकता है और वाई शेप भी हो सकती है। तो ये क्या है? ये एक एंटीबॉडी है जिसके साथ ये एक एंटीजन अटैच हुआ है और ये इसके साथ दूसरे वाला एंटीजन अटैच हुआ है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? यस मैम। अब हम लोगों ने अभी तक देखा कि इम्यूनोग्लोबुलिन क्या है? ये ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं
जो तब से मेरे नाम में रिजेम से निकल रहा था, दैट इज ग्लाइकोप्रोटीन्स। ये ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, ठीक है, ग्लोबुलिन प्रोटीन्स हैं। वाई शेप के हो सकते हैं, टी शेप के हो सकते हैं, और इसके पास 4 चेन्स होती हैं। 2 लाइट चेन होती हैं और 2 हैवी चेन होती हैं, ठीक है। लाइट चेन क्या होती हैं, छोटे साइज की होती हैं, और जो हैवी चेन्स होती हैं वो क्या होती हैं, बड़े साइज की होती हैं। और अब लाइट चेन जो है वो फर्दर कैपा और लेमडा हो सकती हैं, और हैवी चेन जो होती है ना वो हमारे पास 5 तरह की होती हैं। गैमा, अल्फा, म्यू, डेल्टा, एप्सिलॉन। अभी आप ये चीजें याद कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपको म्यूनोलॉजी पढ़ने में भी ये चीजें दोबारा किसी काम आएंगी। लाइट चेन्स हमारे पास 2 तरह की होती हैं, कैपा चेन और लेमडा चेन। और हैवी चेन्स हमारे पास कैसी होती हैं, गैमा, अल्फा, म्यू, डेल्टा, एप्सिलॉन। अब ये जो हमारे पास हैवी चेन्स है ना, जो हम लोगों ने इसके टाइप देखे, इसकी बेसिस पे बेसिकली इम्यूनोग्लोबुलिन्स को नाम दिया गया है। हैवी चेन की बेसिस पे बेसिकली इम्यूनोग्लोबुलिन्स के टाइप्स को डिवाइड किया गया है। अगर किसी में गैमा चेन है तो हम लोग उस एंटीबॉडी को कहेंगे IgG। अगर किसी में अल्फा चेन है तो हम उसे कहेंगे IgA। अगर उसमें म्यू चेन है तो हम उसे कहेंगे IgM। अगर उसमें डेल्टा है तो हम उसे कहेंगे IgD, और अगर उसमें एप्सिलॉन है तो हम उसे कहेंगे IgE। इसको आप इजिली याद कर सकते हो गेम्ड से, GAMED, गेम्ड। इज दैट क्लियर? एनी क्वेरी टिल नाउ? अब्दुल्ला बच्चे, आपका आवाज मुझे आज तक कभी भी नहीं आई। आई थिंक सो आप शायद कभी बोलने की कोशिश करते हैं लेकिन मुझे आपकी आवाज कभी भी नहीं आती। अच्छा, अभी तक किसी को कोई मसला हो? नो मैम। सारा कुछ क्लियर है? यस मैम। बोर तो नहीं हो रहे आज? नो मैम। अच्छा, मैंने आपसे कहना था, उस दिन बच्चे इर्स रुबाब, मैंने आपसे उस दिन भी बोला था कि आप लोग एटलीस्ट अपना जो है नाम, सॉरी इर्स रुबाब, रुबाब ने तो अपना सही लिखा हुआ, आज तो किसी का नाम गलत नहीं है। चलिए, ये तो ओके हो गया। अच्छा, दूसरा ये कि जब आप लोग मुझे टेक्स्ट कर रहे होते हैं तो अपना इंस्टीट्यूट का नाम भी लाजमी साथ में लिख दिया करें, सो दैट मैं आपके नंबर साथ में सेव कर लूंगी, और अगर आपको कोई मसला होगा तो यू गाइस कैन कॉन्टेक्ट मी। अच्छा, मूव करते हैं फर्दर। 2 रीजन्स होते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स के, वेरिएबल रीजन, कांस्टेंट रीजन, अभी हम लोग पढ़ के आए हैं। अब स्पेसिफिसिटी बेसिकली कौन सा रीजन प्रोवाइड कर रहा होता है, जो कि डाइवर्स होगा। तो डाइवर्स वाला रीजन कौन सा, ऑब्वियसली वो हमारे पास वेरिएबल रीजन है। अब ऑब्वियसली ऑब्वियसली अगर हमारे पास वेरिएबिलिटी आ रही है तो एंटीजन टू एंटीजन वो स्पेसिफिसिटी चेंज हो रही है ना उसकी। अगर वो कांस्टेंट रहे, उसमें किसी किस्म के चेंजेस ही ना आए, तो वो सिर्फ एक ही एंटीजन के साथ बाइंड करेगा। ऐसा है कि नहीं है? ऐसा है कि नहीं है? अगर हमेशा एंटीबॉडी का, बच्चे मैंने आपको जगाने के लिए बोला था कि एक एंटीबॉडी 5 एंटीजन के साथ बाइंड कर रही है। मैंने गलत बोला था कि आप लोग जो सो रहे हो कि जाग रहे हो। एक एंटीबॉडी 2 एंटीजन के साथ बाइंड करती है, और मैंने बोला भी था किस तरह से। यहाँ पे एक एंटीजन बाइंड किया, दूसरा एंटीजन यहाँ पे बाइंड किया, तो यानी कि एट अ टाइम इसके साथ 2 एंटीजन बाइंड हुए हैं। मैम ये मतलब जरूरी है कि बस दो ही साइड्स हों एंटीजन बाइंडिंग की? एक एंटीबॉडी जो है उसमें हमारे पास 2 ही साइड्स होती हैं। सॉरी, एक एंटीबॉडी में हमारे पास 2 ही साइड्स होती हैं। आप फर्दर एंटीबॉडीज आपस में मिलके क्लस्टर बना लें, वो डिपेंड करता है कि हमारे पास टाइप कौन से वाली एंटीबॉडी की, वो हम लोग आगे फर्दर देखते हैं। बल्कि अभी नेक्स्ट ही आ रही है, तो आपको समझ आ जाएगी कि फर्दर ये किस तरह से होता है। कोई बोल रहा है अपने से, कुछ कहना चाह रहा है? अभी जिस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था 5 के साथ कैसे अटैच होती है, सानिया अशरफ, आपको समझ आ गई है? अच्छा, चलें, ठीक हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं कि जो हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा कि हैवी चेन के बेसिस पे हम लोग एंटीबॉडीज को 5 टाइप्स में डिवाइड कर रहे हैं। IgG, IgM,
IG, A, E एंड D। अब इनमें फर्दर इनके स्ट्रक्चर्स किस तरह के होते हैं? आईजीएम को हम लोग पेंटावेलेंट, बेसिकली ज्यादातर हमारे पास क्या होती है, आईजीएम पेंटावेलेंट होती है। अब पेंटा का मतलब क्या होता है, 10 या 12। मैम 5 पेंटा। 5 होता है, पेंटा का मतलब होता है 5, टेट्रा का मतलब होता है 4, ठीक है। तो पेंटावेलेंट यानी कि जिसके 5 हमारे पास पार्ट्स होंगे। अब इसको पेंटावेलेंट क्यों कहते हैं? पेंटावेलेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हमारे पास 5 एंटीबॉडीज आपस में ज्वाइन की होती हैं। अब जब 5 एंटीबॉडीज आपस में ज्वाइन की हुई है और एक एंटीबॉडी 2 एंटीजन के साथ बाइंड कर सकती है, तो आईजीएम में टोटल कितने एंटीजन ये बाइंड कर सकती है? 10। 10 एंटीजन एट अ टाइम ये बाइंड कर सकती है। और इसका मतलब क्या आया कि सारे एंटीबॉडीज में से सबसे ज्यादा हैवी वाली एंटीबॉडी कौन से वाली होगी? IgM। आईजीएम। दूसरे नंबर पे हमारे पास आ रही होती है आईजीए। आईजी हमारे पास मोनोवैलेंट भी हो सकती है। मोनोवैलेंट का मतलब सिंगल एक मॉलिक्यूल ऑफ एंटीबॉडी। ये डाइवैलेंट भी हो सकती है और ये ट्राइवैलेंट भी हो सकती है, यानी कि एक एंटीबॉडी का मॉलिक्यूल दो एंटीबॉडी के मॉलिक्यूल आपस में ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे 3 एंटीबॉडीज आपस में ज्वाइन कर सकती हैं। यानी कि इट हैज अ कैपेसिटी टू बाइंड विद 2 एंटीजन्स, 4 एंटीजन्स एंड 6 एंटीजन्स। इज दैट क्लियर? And most of the time IgA antibody is present in the form of divalent, mean to say it can bind 4 antigens at a time. Is that clear? IgM is present in the form of pentavalent, and most of the time IgA is present in the form of divalent. Is that clear? Yes, ma'am. अब जो फर्दर हमारे पास बाकी टाइप्स हैं, IgG, IgE एंड IgD, ये एंटीबॉडीज हमारे पास मोनोवैलेंट की फॉर्म में ही रहती हैं। ये हमारे पास क्या है कि उस फॉर्म में नहीं जाती हैं दूसरे वाले में। अब जो आईजीजी एंटीबॉडी है दैट इज द सबसे छोटे वाली एंटीबॉडी। आईजीजी एंटीबॉडी हमारे पास सबसे लाइटर एंटीबॉडी होती है। अब इसका सबसे छोटा साइज होने का, सबसे लाइटर होने का अफादियत किस तरह से आ रही होती है, वो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। अब हम लोगों ने देखा हुआ है कि हमारे पास एंटीजन जो बेसिकली मौजूद होते हैं इन हमारे पास ब्लड बैंकिंग में। चलिए मैं आप लोगों को अटेंडेंस भी ले। अच्छा, हमारे पास जो एंटीजन्स बेसिकली मौजूद होते हैं ब्लड ग्रुप सिस्टम में, वो हमारे पास होते हैं IgA, IgB, सॉरी IG क्यों कह रही हूँ मैं, एंटीजन ए, एंटीजन बी, एंटीजन ए भी दोनों मौजूद हो सकते हैं आरबीसी के सरफेस पे, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई भी एंटीजन मौजूद ना हो। अब हम लोगों ने उस दिन देखा था कि अगर एक स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी मौजूद होगी तो एंटीजन के साथ एंटीबॉडी बाइंड कर लेगी और उसके अगेंस्ट हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम रिएक्ट करेगा। ऐसे बात की थी हम लोगों ने। अगर एक पर्सन के अंदर ए एंटीजन है, ए ब्लड ग्रुप है, तो अगर उसके अंदर बी एंटीबॉडी बन जाएगी तो ए एंटीबॉडी बन जाएगी तो क्या होगा, बॉडी में रिएक्शन हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो यानी कि अगर ए एंटीजन है तो ऑपोजिट वाला जो हमारे पास एंटीबॉडी है वो मौजूद होगी उस पर्सन के अंदर, एंटीबॉडी ए मौजूद नहीं होगी। इज दैट क्लियर? अगर बी ब्लड ग्रुप है, बी एंटीजन मौजूद है, तो एंटीबॉडी ए उसमें मौजूद होगी। ए बी दोनों एंटीजन मौजूद है तो कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी। अगर दोनों ही एंटीजन एब्सेंट है तो दोनों एंटीबॉडीज मौजूद होंगी। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. चलिए आप इसी से फर्दर बात करते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में। अब एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में हम लोगों ने अभी देखा कि एंटी ए और एंटी बी एंटीबॉडीज होती हैं, ठीक है। अभी हम लोगों ने देखा कि हमारे पास बेसिकली एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में कौन कौन सी एंटीबॉडी आ रही हैं। ए एंटीबॉडी, ठीक है, बी एंटीबॉडी, या फिर दोनों एट अ टाइम मौजूद हो सकती हैं। और दूसरी इनकी पोस्ट
एक डी एंटीजन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। अगर डी एंटीजन नहीं मौजूद है तो किसी ना, अगर हमारे पास एक RH नेगेटिव। कंडीशन होती है जिसमें हमारे पास डी के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन सकती है, जो कि हम लोग अपनी ब्लड बैंकिंग के सबसे लास्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो बेसिकली हमारे पास कौन कौन सी एंटीबॉडीज आ गई एक पर्सन के अंदर रिलेटेड टू ब्लड? मेजर एंटीबॉडीज कौन सी होंगी? एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी बी और एंटीबॉडी एंटी RH एंटीबॉडी। आर एच एंटीबॉडी, एंटी आर एच एंटीबॉडी, ठीक है, जो कि डी एंटीजन के अगेंस्ट होती है बेसिकली, उसे हम एंटी डी भी कह सकते हैं। तो ये एंटीबॉडीज बेसिकली हमारे पास ब्लड ग्रुप सिस्टम में मौजूद होती हैं। अब ये एंटीबॉडीज किस किस टाइप्स की होती हैं और किस तरह से इनका फर्दर हम लोग उनको देखेंगे, उसके बारे में जानते हैं। अभी आप ही का फोन आ रहा है। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में हमारे पास कौन कौन सी एंटीबॉडी अभी हमने पढ़ी, उसमें हम लोगों ने पढ़ा एंटी ए एंड एंटी बी एंटीबॉडीज द मोस्ट मेजर ब्लड ग्रुप सिस्टम ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। अब इसमें हमारे पास जो आईजी ए और आईजी एंटी ए और एंटी बी दोनों एंटीबॉडीज हैं, वो कौन से वाली टाइप्स की हैं बच्चों? वो है आईजीएम। वो कौन सी टाइप है? आईजीएम। और आईजीएम के बारे में अभी अभी हम लोगों ने देखा कि आईजीएम टाइप हमारे पास सबसे बड़े वाली एंटीबॉडी है। किस तरह से? क्योंकि ये 5 एंटीबॉडीज। 5 एंटीबॉडी से मिलके बनी है, यानी कि ये पेंटावेलेंट है, ठीक है, यानी कि ये पेंटावेलेंट है। अब जब ये बड़ी एंटीबॉडी है तो इसका हमारे पास हमारे इम्यून सिस्टम में क्या होगा, सॉरी हमारे ब्लड ग्रुप सिस्टम में इसका क्या फायदियत है, वो हम लोग साथ में देखते हैं। अब बच्चों एक चीज आपको पता है कि जिस टाइम पे एक मदर अपने सॉरी एक मदर की फेटस में एक बेबी होता है, सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, मदर के जो वूम्ब है उसके अंदर उसका बेबी होता है, तो उस टाइम पे मदर से ब्लड जो है वो एक्सचेंज हो रहा होता है विद द फिटस। ऐसा हो रहा होता है कि नहीं हो रहा होता? मदर से बेबी के अंदर और बेबी से मदर के अंदर क्या हो रहा होता है? ब्लड जो है वो आपस में मिक्स हो रहा होता है। डू यू हैव आइडिया अबाउट दिस? यस मैम। अब प्लेसेंटा एक किस्म का क्या होता है? प्लेसेंटा एक किस्म का वे है, ब्लड का एक्सचेंज का वे है। अब प्लेसेंटा से जब ब्लड क्या हो कर सकता है कि बेबी के अंदर जा सकता है और बेबी से मदर के अंदर आ सकता है। अब लेट्स सपोज मदर का जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है वो ए है, जो बेबी है उसका ब्लड ग्रुप सिस्टम वो है बी है। तो अगर लेट्स सपोज अगर हमारे पास क्या हो कि अगर प्लेसेंटा से मदर वाली जो एंटीबॉडी है वो फिटस के अंदर चली जाए, या फिटस से एंटीबॉडी बी वाली है, सॉरी ए वाली एंटीबॉडी है वो मदर के अंदर आ जाए, तो क्या ट्रांसफियर रिएक्शन होगा? क्या लगता है आपको? मैम रिपीट करें काइंडली। मेरा क्वेश्चन ये है, गौर से सुनना आपने। मदर का जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है वो है ए और बेबी का ब्लड है बी। अब ब्लड के अंदर क्या मौजूद है? अगर बी ब्लड ग्रुप सिस्टम है, खैर फिटनेस के अंदर तो एंटीबॉडीज नहीं मौजूद होती, इज दैट क्लियर? क्योंकि वो हमारे पास उस टाइम पे बनती नहीं है। लेकिन अगर मदर ए ब्लड ग्रुप सिस्टम के साथ है तो मदर के अंदर बी वाली एंटीबॉडीज मौजूद होंगी, और बेबी का ब्लड ग्रुप सिस्टम है बी। तो क्या जिस टाइम पे ब्लड एक्सचेंज हो रहा है तो ब्लड के साथ एंटीबॉडीज फीटस के अंदर जाके उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकती? पहुंचा सकती हैं। पहुंचा सकती हैं। लेकिन अगर आप ये देखो कि हमेशा ऐसा नहीं होता मैम कि, वो क्रॉस नहीं कर एक सकती मिनट बच्चे, क्योंकि सीक्वेंस से सुने मेरी बात, ठीक है। मेरी बात सीक्वेंस से सुनिए। अब ये क्या है कि अल्लाह ताला ने, अब ये देखें आपके ब्लड ग्रुप ऑलमोस्ट हर किसी का डिफरेंट, फैमिली में भी डिफरेंट होता है। मेरा ए पॉजिटिव है, मेरी सिस्टर का ओ पॉजिटिव है, हो सकता है मेरी मदर का बी पॉजिटिव हो, और मेरे डैड का जो था वो हो सकता है कि कुछ और पॉजिटिव हो, ए बी पॉजिटिव हो। लेट्स सपोज मैं बात कर रही हूँ। अब क्या है कि मदर ने जो 4 बच्चों को जन्म दिया, हो सकता है कि वो चारों का जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है वो मदर से बिल्कुल डिफरेंट था, ठीक है। तो ऐसे तो ऑलमोस्ट हर बच्चे की डेथ इनसाइड द यूट्रस ही हो जाए। तो अल्लाह ताला ने इस चीज से हमें बचाने के लिए क्या किया कि जो मेजर एंटीबॉडी है वो प्लेसेंटा को क्रॉस ही नहीं कर पाती,
ये अल्लाह ताला ने डिफेंस सिस्टम हमारी बॉडी में रख दिया कि वो एंटीबॉडीज जो ए और बी वाली एंटीबॉडीज हैं वो हैं बड़े वाले एंटीबॉडीज, और प्लेसेंटा का जो पैसेज है ब्लड का, ठीक है, जो वेसल्स हैं वो इतनी चुन्नू मुन्नी से छोटी छोटी होती हैं कि उनमें से आईजीएम पास ही नहीं कर सकती, बिकॉज वो पेंटावेलेंट है और वो बड़ी है। अल्लाह ताला की तरफ से कुदरत है और अल्लाह ताला ने हमें बचाने का एक जरिया बनाया हुआ है ना, और जिसमें हम लोग इससे बच रहे हैं कि ये एंटीबॉडी क्रॉस ही नहीं कर सकती प्लेसेंटा को। अगर आप खुद ही अभी सोचो कि अगर ये एंटीबॉडी क्रॉस कर सकती होती प्लेसेंटा को तो कितना नुकसान होता। ये एंटीबॉडी क्या होती है, बड़ी होती है, ठीक है। हम लोगों ने आगे बात कही थी, पहले थोड़ी देर पहले भी बात कही कि एक एंटीबॉडी दो एंटीजन के साथ बाइंड कर सकती है, लेकिन अगर एक हमारे पास आईजीएम है तो वो 10 एंटीजन को एट अ टाइम बाइंड करेगी, क्योंकि वो 5 एंटीबॉडीज के मॉलिक्यूल्स होते हैं पेंटामेरिक स्ट्रक्चर है। ऑब्वियसली, ठीक है, क्योंकि वो पेंटावेलेंट है। तो उसकी मदद से क्या होगा कि जो आरबीसीज हैं उनकी क्लम्पिंग ज्यादा होती है, तो यानी कि जो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं, अगर गलत वाला हमारे पास ब्लड की ट्रांसफ्यूजन हो जाए तो दे आर बेसिकली ड्यू टू ए बी और ब्लड ग्रुप सिस्टम, वो बेसिकली आईजीएम की वजह से हो रहे होते हैं, क्योंकि ये इतना बड़ा मॉलिक्यूल होता है पेंटावेलेंट कि धड़ाधड़ जो एंटीजन आए हैं आरबीसी को पकड़ पकड़ के अपने साथ अटैच कर रहा होता है, उनके एग्लूटिनेशन को उसका रहा होता है। वो हमने उस दिन पढ़ा था कि अगर एग्लूटिनेशन होगी तो इम्यून सिस्टम क्या करेगा, उसको रिकग्नाइज करके सेल को डिस्ट्रॉय कर देगा। यानी कि ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन में सबसे ज्यादा जो एंटीबॉडीज अपना किरदार अदा कर रही होती हैं वो हमारे पास आईजीएम टाइप की एंटीबॉडीज होती हैं। आगे मूव करते हैं आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम की तरफ। अब इसमें हमारे पास कौन सी एंटीबॉडीज होती हैं, एंटी डी एंटीबॉडीज, और ये हमारे पास बेसिकली दे आर आईजीजी टाइप ऑफ एंटीबॉडीज। और हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि आईजीजी टाइप की एंटीबॉडीज क्या होती हैं, छोटी साइज की होती हैं। ये क्या होती है, आईजीजी टाइप की एंटीबॉडीज होती हैं और ये छोटी होती हैं। अब जब ये छोटी है, सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ एंटीबॉडी है, तो दे हैव द एबिलिटी टू क्रॉस द प्लेसेंटा, they have the ability to cross the placenta, and if they have the ability to cross the placenta तो मतलब ये कि अगर मदर पॉजिटिव है और बेबी सॉरी मदर जो है वो नेगेटिव है और बेबी पॉजिटिव है, तो क्या कर सकती हैं, तो क्या हो सकता है। एग्लूटिनेशन हो सकती है मैम, अब क्या एग्लूटिनेशन होता हो है, सकती है अभी थोड़ा ट्रांसफर। सा इसके बारे में आपको सिनेरियो समझाती हूँ। वो ऐसा होता है कि आपको पता है कि अभी हमने थोड़ी देर पहले बात कही कि प्लेसेंटा से ब्लड की एक्सचेंज हो रहा होता है, और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी तो ऑब्वियसली बेबी का जो ब्लड है वो मदर के ब्लड के अंदर जा रहा होता है, क्योंकि उस टाइम पे ब्लड आपस में मिक्स हो रहे होते हैं जिस टाइम पे बर्थ हो रही होती है, इतनी ज्यादा ब्लीडिंग वगैरह की वजह से। अब उस टाइम पे भी और वैसे भी ब्लड का आपस में एक्सचेंज हो रहा होता है। तो क्या होगा कि जब RH पॉजिटिव वाले आरबीसीज क्या करेंगे, मूव करेंगे इनटू द मदर ब्लड स्ट्रीम, तो मदर के अंदर क्या हो जाएगा, मदर तो नेगेटिव है, ठीक है, मदर RH नेगेटिव है, तो मदर में एंटी डी एंटीबॉडीज बन जाएंगे। मैम आपकी आवाज नहीं आ एक रही। मिनट बच्चों, मैं थोड़ा सा काम कर रही थी साथ में। अच्छा, मैं बात कर रही थी कि अब अगर मदर में चला गया बच्चा का, ठीक है, ब्लड, ठीक है, तो उसके नतीजे में क्या होगा, मदर को एक्सपोज हो जाएगी टू दोज आरबीसीज जो के RH पॉजिटिव हैं। तो यानी कि वो तो उसके लिए फॉरेन है, जब वो उसके लिए फॉरेन है तो उनके अगेंस्ट क्या बन जाएगी, एंटी डी एंटीबॉडी, एंटी डी एंटीबॉडी बन जाएगी। और एंटी डी एंटीबॉडी जब प्लेस इट हैज एबिलिटी टू क्रॉस द प्लेसेंटा, तो जब वो क्रॉस करके बेबी के अंदर जाएगी तो वो बेबी में डिजीज कॉज करेगी, ठीक है, जिसे हम कहते हैं हीमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। इज दैट क्लियर। और इस टाइम पे बच्चा जो है वो बहुत ज्यादा रिस्क पे चला जाता है, इवन इतनी बुरे तरीके से कुछ बच्चों की डेथ हुई होती है कि अल्लाह माफ करे, अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे सबको। तो अभी तक का आपको सारा कुछ समझ आ गया, RH ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में जो हम लोगों ने पढ़ा, एंटीबॉडीज की नौयत किस किस्म की होती है, दे आर IgG टाइप्स,
आईजीएम टाइप हमारे पास एंटी ए एंटीबॉडी और एंटी बी एंटीबॉडी, वो हमारे पास आईजीएम टाइप्स की होती हैं, तो उनकी हमारे पास क्या फायदियत होती है, और एज वेल एज टोटली हम लोगों ने एंटीबॉडीज के बारे में कुछ बेसिक पढ़ा। तो इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, Excuse me, ma'am. किसी का कोई ma'am, सवाल? is this condition also, ma'am, is this condition also known as erythroblastosis fetalis? ऑब्वियसली। ऑब्वियसली बच्चे, दिस कंडीशन इज आल्सो नोन एज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टालिस, क्योंकि बच्चा है, ठीक है, और उसमें कौन से वाले सेल आ रहे होते हैं बेसिकली, एरिथ्रोसाइट्स, और उसके एरिथ्रोब्लास्ट वगैरह। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. इज देयर एनी अदर क्वेश्चन? अभी तक ब्लड बैंक में किस किस ने काम किया हुआ है? ट्रेनिंग हुई है आपकी अभी तक ब्लड बैंक में कि नहीं हुई? नो मैम, अभी तक तो नहीं किया। चलिए, जब होगी तो फिर बताइएगा, और इसको आप उसके साथ एसोसिएट भी कीजिएगा। मैंने किया है शहनाज। अच्छा बच्चे, कैसा लगा था आपको वहां पे काम करना? अच्छा, ब्लड बैंकिंग में एक जो हमारे पास एक तकनीक यूज की जा रही होती है कि जिस टाइम पे पेशेंट को पर्सन को, डोनर को ब्लीड करवाया जा रहा होता है, उस टाइम पे क्या होता है कि उसको कहा जाता है कि अपना जो हाथ है उसको खोलता और बंद करता रहे, यानी कि कांस्टेंट पंपिंग करता रहे। और फॉरेन कंट्रीज में तो कुछ सॉफ्ट बॉल्स वगैरह उनको पकड़ा देते हैं कि वो अपने हाथ में उसको स्क्वीज करते रहे और डी स्क्वीज करते रहे। और उस टाइम पे क्या होता है कि उस टाइम पे उसे ये फायदा होता है कि उसका जो ब्लड है वो तेजी से बेसिकली पंप करता रहता है और वो फ्लो करता रहता है। इज दैट क्लियर? लेकिन सेम प्रैक्टिस सम टाइम कुछ जो फ्लेबोटमी में भी यूज करते हैं, जिस टाइम पे सिरिंज से ब्लड ड्रॉ किया जा रहा होता है, दैट इज टोटली रॉन्ग। उस टाइम पे उसकी जरूरत नहीं होती है, वो सिर्फ हमारे पास एक छोटी सी तकनीक है जो कि ब्लड बैंकिंग में यूज की जाती है। इसे आपने अपने जेहन में रखना है। क्लियर है बच्चों? यस मैम, Yes, लेकिन मैम फिर बहुत ही